कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रही होंगी कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जल्दी लाइव आइए, फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रजनीकांत लाइव आ चुके हैं, विनोद गिरी आ चुके हैं, पंकज, आकांक्षा गुप्ता, राहुल राठौड़ भी आ चुके हैं, बबली राजपूत आ चुकी है, प्रिया परमार आ चुके हैं, रुचिका गुप्ता आ चुकी हैं, आकांक्षा सिंह राठौड़ आ चुके हैं, पायल, प्रिया एंड और कौन है ये? अच्छा, आप लाइव क्लास नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, क्लास तो करते हैं ना। लाइव करो, रिकॉर्डेड देखो बाद में, कैसे भी करो, लेकिन पढ़ते तो है ना। हाँ जी, अमित मिश्रा है या मेहरा है, राहुल है, पंकज है, आकांक्षा गुप्ता। ठीक है आकांक्षा, नमस्ते ले लिया बच्चा आपका। अनुज यादव। चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे कि एक सेल किस तरीके से डिवाइड होती है हमारे बॉडी में। और मैंने आपको पढ़ाया था कि सेल जो है ह्यूमन बॉडी में वो दो तरीके से डिवाइड हो सकती है, या तो वो माइटोसिस के थ्रू होगी, माइटोसिस जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं, या वो किसके थ्रू डिवाइड होगी, वो मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी। माइटोसिस या मियोसिस, मियोसिस को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। दोनों में डिफरेंस भी नोट करवाया था कि समसूत्री का मतलब क्या होता है और अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है। समसूत्री विभाजन, माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसमें एक सेल से दो सेल बनती हैं, लेकिन दोनों में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होती है जितनी पेरेंट सेल में होती है। मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती हैं, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है पेरेंट सेल से। ये मैंने पढ़ाया था, ये सोमेटिक सेल में होता है, ये गैमेट सेल में होता है। देन मैंने बताया था माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन की फेजेस कौन कौन सी होती हैं। माइटोसिस के बारे में पढ़ाया था कि पांच आपकी जो फेज होती हैं वो 5 फेज में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा? नंबर 1 पे जो फेज आती है सेल डिवीजन की, उसे कहा जाता है प्रोफेज। प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है बच्चा? नेक्स्ट मेटाफेज स्टेट आती है। और मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है, और कॉन्ट्रैक्शन पैदा होकर एनाफेज में जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, जिसे तीसरे स्टेज को कहते हैं हम एनाफेज। और फोर्थ पे जो आती है उसे कहते हैं टीलोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आती है। और पांचवी को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस 5 नंबर पे जो आती है उसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस में एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। ये बच्चा माइटोसिस सेल डिवीजन था। अब जब मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में हमेशा एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं, राइट? पढ़ाया था ना मैंने कि अर्धसूत्री विभाजन में एक मात्र या पितृ कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं क्या कहना चाह रही हूं, मियोसिस जब होता है, माइटोसिस में एक से कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। मियोसिस में एक से 4 बनती हैं। तो एक्चुअली जब मियोसिस होता है तो ये जो फर्स्ट की 4 स्टेजेस हैं, ये वाली तो एकदम सेम रहती है। ये माइटोसिस और मियोसिस में कॉमन स्टेज रहती हैं। ये इसमें भी आएगा, प्रोफेज फर्स्ट बोल देंगे उसे। इसमें भी प्रोफेज होगा, इसमें भी मेटाफेज होगा, इसमें भी मेटाफेज होगा, इसमें भी एनाफेज होगा बच्चा, एनाफेज स्टेज आएगा, इसमें भी टीलोफेज स्टेज आएगा। और 5वीं जो स्टेज होती है, जैसे माइटोसिस में इसे डाइकाइनेसिस कहते हैं, मियोसिस में इसे डबल डाइकाइनेसिस कहते हैं। इसे डाइकाइनेसिस आप लिख लो। इसे देखो, यहां पे साइटोकाइनेसिस है, यहां पे कहा जाता है डाइकाइनेसिस। डाई का मतलब है 2 बार सेल डिवाइड होती है। देखो बच्चा, इसमें एक सेल एक ही बार डिवाइड हुई तो 2 बन गई, तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से इस तरीके से 2 सेल बनी। अब क्या होगा? ये सेल अगेन दूसरी बार डिवाइड होगी, तो 2 से फिर क्या बन जाती हैं? 4 सेल बन जाती हैं। जैसे मैं आपको इसका एक इमेज दिखाना चाहती हूं।
उसको देखिए जरा, एक इमेज दिखाना चाहती हूं मियोसिस का मैं आपको। इसमें 2 बार सेल डिवीजन होता है। दूसरी बार जो स्टेज आती है, जब बात करते हैं यहां पर, इसमें क्या हो जाता है, 2 बार सेल डिवाइड हो जाती है। और जब 2 बार सेल डिवाइड होती है तो उससे 4 सेल बन जाते हैं, 4 डॉटर सेल बन जाती हैं। इसीलिए हम इसको 4n सेल डिवीजन भी कहते हैं। ये रहा देखो, ये एक इमेज है। इस इमेज से आप समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। देखो इसमें दे रखा है कि प्रोफेज फर्स्ट होगा, पहली बार हुआ प्रोफेज तो फर्स्ट हो जाएगा, दूसरी बार होगा तो सेकंड हो जाएगा। फिर मेटाफेज फर्स्ट होता है जिसमें क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन स्टार्ट होता है, फिर एनाफेज फर्स्ट होता है, फिर टीलोफेज फर्स्ट होता है। अब बच्चा वापस से रिपीट होंगी ये चारों, है ना। उसको बोलेंगे प्रोफेज सेकंड, उसको बोलेंगे मेटाफेज सेकंड, फिर एनाफेज सेकंड, फिर टीलोफेज सेकंड, और फिर जो लास्ट में स्टेज आती है उसे बोलते हैं डाइकाइनेसिस। तो कहने का मतलब मैं क्या कह रही हूं आपको, मैं इतनी सी बात कहना चाह रही हूं आपको कि भैया जो यहां पर सेल डिवीजन होता है, उसमें जो सेल्स है वो 2 बार डिवाइड होती हैं। किसमें, मियोसिस सेल डिवीजन में 2 बार ये वाली स्टेज वापस स्टार्ट होती हैं। जैसे एक बारी यहां तक हुआ तो इसको बोल देंगे प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। फिर क्या होगा बच्चा, ये वापस रिपीट होगी। क्या होगा, एक बार फिर से रिपीट होंगी। तो इसको प्रोफेज फर्स्ट, इसको मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। फिर ये वापस रिपीट होंगी सेम स्टेज। तो वापस जब रिपीट होंगी तो उसे बोलेंगे प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, ऐसे ही बोलेंगे। फिर आप बताओगे एनाफेज सेकंड स्टेट, एनाफेज सेकंड स्टेट, और टीलोफेज सेकंड स्टेज, दूसरा अवस्था। और लास्ट में जो आता है ये डाइकाइनेसिस, तो दोनों के लिए कॉमन होता है। और इसमें डाई का मतलब 2 बार डिवाइड हो जाती है। एक सेल से डिवाइड हुई तो बच्चा 2 बनी, फिर अगेन ये सेल डिवाइड होगी तो एक एक और बन जाती है इनसे। तो टोटल यहां पर सेल्स कितनी बनती हैं, इसमें मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनती हैं। मियोसिस में टोटल कितनी बनती है, 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो जब कभी भी आप इस तरीके से स्टेजेस लिखी हुई देखोगे, मिलेगा आपको, ना फर्स्ट लगाए ना सेकंड लगाए, एक बार ही प्रोफेज हुआ, एक बार ही मेटाफेज, एक बार ही एनाफेज, एक बार ही टीलोफेज, और लास्ट में एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल में बंट गई। तो इसे कहते हैं माइटोसिस सेल डिवीजन। लेकिन बच्चा जब जब मियोसिस होता है तो ये चारों स्टेज ना रिपीट होती हैं। पहले फर्स्ट टाइम के लिए रिपीट होंगी, फिर वापस सेकेंड टाइम के लिए रिपीट होंगी। तो इससे 2 बनी, इससे 2 बनी, लास्ट में डाइकाइनेसिस हो जाएगा। टोटल डॉटर सेल्स कितनी बन जाएंगी, 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। कितनी, 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी। तो इसीलिए इसे 2n सेल डिवीजन और इसे 4n सेल डिवीजन कहा जाता है कि माइटोसिस से एक सेल से 2 बनती है, मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनती है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि साइटोकाइनेसिस जो स्टेज है वो कौन से सेल डिवीजन की है, माइटोसिस की। डाइकाइनेसिस किसकी है, मियोसिस की। 2 बार सेल डिवाइड किस में होती है, मियोसिस में। 1 से 4 किस में बनती है, मियोसिस में। 1 से 2 किस में बनती है, माइटोसिस में बनती है। ऐसा आप नोट कर लेना। अब बच्चा 2 क्वेश्चन ये आते हैं एग्जाम में कि सबसे लंबी स्टेज कौन सी होती है सेल डिवीजन की, या आपसे पूछ ले वो कौन सा स्टेज है जिसमें मैक्सिमम टाइम लगता है, मैक्सिमम टाइम टेकन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। कौन सी अवस्था में, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा समय लेता है, इनमें से कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा समय लेता है। और सबसे ज्यादा समय होता है वो लेती है प्रोफेज। जो प्रोफेज होती है सेल डिवीजन की स्टेट, उसमें सबसे ज्यादा समय लगता है प्रोफेज। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि प्रोफेज जब शुरुआत होती है तो उसे प्रोफेज, और प्रोफेज बहुत लंबे समय तक चलती है तो बाद में इसी प्रोफेज को आगे बोलते हैं लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज का मतलब क्या हो गया बच्चा, लंबी चलने वाली प्रोफेज स्टेट। अब पूछे सबसे कम टाइम लेने वाले, मिनिमम टाइम टेकन,
स्टेज कौन सी है, सबसे कम समय इनमें से किस में लगता है? तब आप बताएंगे बच्चा सबसे कम समय लगता है आपकी सबसे लास्ट वाली स्टेज में, जिसमें एक सेल डिवाइड होती है दो में, तो इसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर क्या समय लगेगा बच्चा? सब कुछ तो हो चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ चुकी है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो चुके हैं, क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं, तो लास्ट में क्या होगा? एक सेल से दो सेल ही तो बनेंगी। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं दो, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं दो क्वेश्चन और क्या बनते हैं। नेक्स्ट बनता है, एक आता है कौन सी सेल डेप्लॉइड सेल होती है? डेप्लॉइड को बोलते हैं द्विगुणी कोशिका कौन सी होती है? और एक क्वेश्चन आता है बच्चा, हैप्लॉइड सेल क्या होती है? हैप्लॉइड सेल क्या होती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हैप्लॉइड सेल हिंदी में बोलते हैं एक गुणी कोशिका। एक होता है डेप्लॉइड सेल, एक होता है हैप्लॉइड सेल। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी सेल जिसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी पेयर्स में है, मतलब टोटल कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम जिसके अंदर हैं, उस सेल को डेप्लॉइड सेल कहा जाता है। और ऐसा सेल जिसके अंदर सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, जोड़ी में नहीं, ओनली 23 क्रोमोसोम है, उसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का ही दूसरा नाम होता है एन सेल, जहां पर एन क्रोमोसोम है, और इसे बोलते हैं 2n। गुणा कर दो, 23 को 23 से गुणा करोगे 46। तो अक्सर एग्जाम में ये चार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्यारे बच्चों। क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सुनिए, कि कौन सी स्टेज में सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज है जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है? प्रोफेज में लगता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं प्रोफेज का लेट प्रोफेज, सबसे कम साइटोकाइनेसिस। डेप्लॉइड सेल क्या होती है? जिसके अंदर 23 जोड़ी क्रोमोसोम है, नंबर में 46 है, उसे डेप्लॉइड। जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, उसे बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूं, बच्चा ध्यान से सुनना, कि जो हैप्लॉइड और डेप्लॉइड सेल है, जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर ओनली कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम है। और जो ओवा है, अंडाणु है, उसके अंदर भी 23 है। और जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, इन दोनों में निषेचन होता है, तो निषेचन से जो एक नया सेल बनता है, जिसे बोलते हैं जाइगोट, जिसे हम क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। तो बच्चा देखो, 23 यहां से आए, 23 यहां से आए, तो इसमें टोटल कितने हो गए? 23 पेयर हो गए, मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र हो गए। तो ये जाइगोट जो है वो कैसा है? ये एक डेप्लॉइड सेल है। ये कैसी सेल है? डेप्लॉइड सेल है। और ये कैसी सेल है? हैप्लॉइड सेल है ना। और हैप्लॉइड सेल क्या होती है? जिसमें ओनली 23 क्रोमोसोम हो। अब सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे तो उसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? 46 थे, 23 आ गए, जितने थे उसके आधे हो गए क्रोमोसोम, तो मियोसिस। और ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूं कि भैया जो अपने गैमेट सेल होती हैं उनमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो याद रखिएगा कि जो स्पर्म होता है और जो ओवा होता है, इन्हें हैप्लॉइड, इन्हें एक गुणी कोशिका कहा जाता है। और एक गुणी कौन सी होती है? जिनमें ओनली 23 क्रोमोसोम हो। और इन दोनों के जुड़ने से एक नया सेल, इनके फर्टिलाइजेशन से, इन दोनों के निषेचन से एक नया कोशिका बनता है, जाइगोट बनता है। उस जाइगोट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 पेयर्स, जोड़ी है। तो ये डेप्लॉइड एक द्विगुणी कोशिका है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि स्पर्म और ओवा किस टाइप के सेल है। आप वहां पे सोचते हो मैम ने पढ़ाया था गैमेट सेल है, और गैमेट ऑप्शन में होता नहीं है। तो भैया अगर ऑप्शन में हैप्लॉइड है तो वो सही करा ना, बिकॉज स्पर्म और ओवा में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो इन्हें हैप्लॉइड सेल कहते हैं। और जो आपका जाइगोट कैसी सेल है? तो बताइएगा, ये एक डेप्लॉइड सेल है, एक द्विगुणी कोशिका है। इसके अंदर क्या होता है बच्चा? इसके अंदर टोटल 23 जोड़ी क्रोमोसोम है। बात क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पे सेल डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, और आपका साइटोलॉजी चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है।
आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें हम आज। जल्दी बताओ, अगर आपको डाउट नहीं है तो हमें आज कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो तैयार हैं आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए? जल्दी बताइए, क्या आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? स्टार्ट करें फिर। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। अब हम कल की क्लास से एनिमल टिश्यू नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू, जो मैंने हालांकि मैंने अभी लगा रखा था पीडीएफ, तो यहाँ पे लगा ही रखा है कि आज चलो आज पढ़ाऊंगी। इसको थोड़ा इमेजेस के साथ पढ़ाना है मुझे, लेकिन थोड़ा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूं आपको, नहीं तो आप बोलोगे मैम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है ना। बच्चा क्रॉसिंग ओवर वगैरह समझ में आएगा अनुराग, तो रुकिए थोड़ा जेनेटिक्स वाला पार्ट समझाएंगे ना। अलील क्या होते हैं, डोमिनेंट क्या होता है, ये सब पढ़ने के बाद क्रॉसिंग ओवर समझ में आता है बेटा, ठीक है। चलो करें फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आइए, मैं आपके बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूं, आप उनका आंसर देने की प्लीज तैयारी कर लें, है ना। और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, नोट्स वोट्स बिल्कुल नहीं खोलने की कोशिश करेगा कोई। पहला क्वेश्चन है, which cell organelle in the cell other than nucleus contain DNA, other than nucleus कंटेन्स डीएनए, कंटेन्स डीएनए। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? क्वेश्चन ये है कि केंद्रक के अलावा कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? कौन से कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? चलो बच्चा ऑप्शन दे, ऑप्शन के बिना ही कर दोगे या ऑप्शन देना पड़ेगा? बताओ। चलो दे देते हैं, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है यहां पर सेंट्रियोल, ऑप्शन नंबर बी में है यहां पर लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी में है यहां पर राइबोसोम, और ऑप्शन नंबर डी में है यहां पर बच्चा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चलो आंसर करो, न्यूक्लियस के अलावा किसमें खुद का डीएनए होता है? हाँ जी, अनुराग अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं। अरे मैंने पढ़ाया था कि न्यूक्लियस के अलावा डीएनए और किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं होगा तो और क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा। हरित लवक के पास भी खुद का डीएनए होता है। और ये भी बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है उसे एमडीएनए कहते हैं, और वो गोल गोल घुमा हुआ सर्कुलर डीएनए होता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल जैसा, है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिखने में ज्यादा टाइम लग रहा है, आप लोग मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन में बता दे रही हूं, है ना, लिख दूंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। यूकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी हुई होती है? एक यूकैरियोटिक सेल है, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में है लाइपोप्रोटीन, जिसे हिंदी में आप लिपोप्रोटीन बोलोगे। ऑप्शन नंबर बी में है फॉस्फोलिपिड्स, हाँ जी फॉस्फोलिपिड्स। ऑप्शन नंबर सी में है काइटिन, काइटिन। ऑप्शन नंबर डी में है सेल्यूलोज। यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन पूछा है, कोशिका भित्ति नहीं पूछा है, कोशिका झिल्ली पूछा है। यूकैरियोटिक सेल का कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ होता है? तो उसमें क्या होना चाहिए? फॉस्फोलिपिड्स होना चाहिए। पढ़ाया था ना, ऐसे लिपिड्स जिसके आगे फॉस्फोर जुड़ा हुआ हो। तो हमारी सेल की सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स ज्यादा होता है।
लिपोप्रोटीन तो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन पूछे, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, तब आप क्या करोगे, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है। अगर आपसे पूछे काइटिन कहां होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगर आपसे पूछे सेल्यूलोज कहां होता है, प्लांट की सेल वॉल, एक प्लांट की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है, आप बताओगे सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, हाँ जी डीएनए में कौन सी शुगर होती है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए, डीएनए में कौन सी शुगर बताई थी मैंने, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर का। डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए में शुगर होती है, तो कौन सी शुगर है, हाँ जी कौन सी शुगर होनी चाहिए, तो डीएनए में होती है बच्चा डिऑक्सीराइबोज शुगर, डिऑक्सीराइबोज शुगर पढ़ाया था ना कि राइबोज शुगर आरएनए में एक होती है, डीएनए में दो, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है डीऑक्सीराइबोज। क्या नाम पड़ जाता है, डीऑक्सीराइबोज। क्लियर है, चलो फिर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल, एनडीए 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की साइट कौन सी है, कोशिकीय श्वसन कहां होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की जगह पूछी है, कोशिकीय श्वसन कहां होता है, फटाक से आंसर कर दो। ऑप्शन दो, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, बता दो अब तो बता दो। कहां पर कोशिकीय श्वसन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और अमित आप कैसी बातें कर रहे हैं, लाइसोसोम में किसने पढ़ाया, सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का टूटना, और किसकी प्रेजेंस में टूटना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना, क्या बनना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी कहां बनती है और कहां स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बच्चा ये प्रोसेस कहां होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ना कि लाइसोसोम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स एंड मियोसिस आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 सेल, आपको 200 सेल प्रोड्यूस करनी है, तो स्टार्टिंग में आपको कितनी मियोसिस सेल लेनी पड़ेंगी, मतलब इन सेल के अंदर मियोसिस सेल डिवीजन करवाना है, 200 आपको बनानी है, तो शुरुआत में आपको कितनी लेनी पड़ेगी बता दो, तो शुरुआत में आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 200 बनाने के लिए स्टार्टिंग में मियोसिस में क्या होता है बच्चा, 1 से 4 बनती है, तो भैया इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास 50 सेल हैं तो आप उनसे 200 मियोसिस सेल बना सकते हो, 200 अर्धसूत्री कोशिका विभाजन वाली कोशिकाएं बना सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट है, द येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर मेनली ड्यू टू, जो फ्लावर के अंदर, फ्रूट के अंदर और फ्लावर के अंदर जो पीला और ऑरेंज कलर है वो किसकी वजह से है, चलो नारंगी कलर और पीला कलर कौन देता है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट, हाँ जी पीला और नारंगी रंग कौन देता है, जल्दी बताओ, पीला और नारंगी रंग, हरा रंग कौन देता है, क्लोरोप्लास्ट। हरे को छोड़कर जितने सारे भी कलर हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए क्रोमोप्लास्ट है। अभी भी कुछ बच्चों का क्लोरोप्लास्ट आ रहा है, बताओ इतना पढ़ाने के बाद भी। लग रहे हैं ना आसान क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट बताओ, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हाँ, जब हमारी कोशिकाएं मृत या क्षतिग्रस्त जीवों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि से भर जाती हैं तो इन जीवों का क्षरण मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है। बताऊं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जब हमारी सेल के अंदर बहुत सारा कोई भी डेड पार्ट आ जाता है, उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, या कोई टॉक्सिक चीज आ जाती है तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है, वो बैग
कौन सा बैग? डिस्पोजल बैग। भाई खराब चीजों को, वेस्ट मटेरियल को कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में, डिस्पोजल बैग में। तो डस्टबिन और डिस्पोजल कौन है हमारी सेल का? हमारी सेल का डस्टबिन और डिस्पोजल तो लाइसोसोम है। कौन है बच्चा? लाइसोसोम है। तो क्या कर दोगे? ये बैग लाइसोसोम कहलाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से पूछा है, बैक्टीरिया की खोज किसने की? हु डिस्कवर बैक्टीरिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने की? जीवाणु की खोज या बैक्टीरियल सेल की खोज किसने की? क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करना। सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज करने वाले साइंटिस्ट फ्लेमिंग थे, टेमिंग थे, लैम्बल थे, ल्यूवेनहॉक थे। आप जानते हैं 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरियल सेल की खोज की थी। इसके अलावा उसने आरबीसी स्पर्म प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। इस यूनिवर्स में सबसे छोटी सेल किसकी है, ये पूछना चाह रहा है। चलो बताओ, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ यूनिवर्स, इस संसार की सबसे छोटी कोशिका जो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है और जो लिविंग भी है, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सकती है और जो लिविंग भी है। हाँ जी, किसकी होती है सबसे छोटी? एक बैक्टीरिया की। और कौन सा बैक्टीरिया है? कौन सा बैक्टीरिया है? तो क्या बताओगे बच्चा? माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा आंसर होगा। ठीक है बच्चा, जीवाणु नहीं। जीवाणुओं में कौन सा जीवाणु? माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, करेक्ट है। मुझे लगता है आप तो सारे ही काम सही से कर रहे हैं। चलो अगला। हाँ जी, निम्नलिखित में से कौन आरएनए में नहीं होता है? मैं 4 ऑप्शन लिख रही हूं, बताइएगा आरएनए में इनमें से कौन कौन सा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है थाइमीन, ऑप्शन नंबर 2 है एडनीन, एडनीन, ऑप्शन नंबर सी है साइटोसिन, साइटोसिन, ऑप्शन नंबर 4 है डी पे है गुआनीन। अब बताओ बच्चा, इसमें से कौन सा आरएनए में नहीं है, जो आरएनए में नहीं पाया जाता? आरएनए में क्या नहीं पाया जाता? बबली जी ने सही आंसर किया, आकांक्षा ने सही आंसर किया, पंकज त्रिपाठी गलत आंसर है, राहुल गलत आंसर है, आर के रमन गलत आंसर है। क्वेश्चन सही से सुनो, जो आरएनए में नहीं पाया जाता, जो आरएनए में नहीं पाया जाता। अरे उल्लुओं, मैंने कैसे याद करवाया था? डीएनए में एटीसीजी होता है, आरएनए में एयूसीजी होता है। तो देखो टी, थाइमीन, थाइमीन आरएनए में होता ही नहीं है। कहाँ है थाइमीन? तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आरएनए में कौन सा नहीं होता? थाइमीन नहीं होता। डीएनए में होता है, ऐसे याद कर लो, डीएनए में एटीसीजी होता है। ये डीएनए है, डीएनए में एटीसीजी, आरएनए में एयूसीजी। तो यहां पर थाइमीन दे रखा है, तो थाइमीन तो होता ही नहीं है बच्चा आरएनए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल कौन कहलाता है? आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल तो अपना माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जीन। ये अच्छा क्वेश्चन है, सुनो। जीन के ऊपर जो बेस लगे होते हैं, जो नाइट्रोजीनियस बेस लगे हुए होते हैं, मान लो एक जीन है इस तरीके से, इसके ऊपर ये नाइट्रोजीनियस बेस लगे हुए होते हैं, इनकी प्रॉपर एक सीक्वेंस होती है बच्चा। अगर ये सीक्वेंस चेंज हो जाती है, अच्छा क्वेश्चन है, सुनना इसको क्या कहते हैं। अगर इन जीन की सीक्वेंस चेंज हो जाती है, आगे पीछे हो जाती है, तो इसे म्यूटेशन कहा जाता है। इसे म्यूटेशन कहा जाता है, इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। और म्यूटेशन जब जब होता है, ये सडन चेंजेस होते हैं, कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है बच्चा, तो इसे म्यूटेशन कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मैंने पढ़ाया था आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों नहीं होते हैं। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस दोनों ही नहीं होते हैं। ये बात बड़ी आसान है, आप बता दोगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन दैट अटैच्ड टू द राइबोसोम इज कॉल्ड। कह रहा है कि कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आपको बताना है कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाए जाते हैं। रफ पे होते हैं या स्मूथ पे? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस पर पाए जाते हैं और स्मूथ पे नहीं होते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है इन ह्यूमन सेल्स विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज प्रेजेंट। हमारे बॉडी में कौन से टाइप का राइबोसोम होता है? 70S, 80S, 30S, 40S। बताओ किस प्रकार का राइबोसोम होता है हमारे बॉडी में या यूकैरियोटिक सेल में? हाँ जी, आंसर कीजिए। राहुल सही आंसर है इस बार आपका। RK अरमान आपका भी सही है, बबली का भी सही है, अनुराग का भी सही है। बच्चा ह्यूमन बॉडी की सेल्स में 80S टाइप का राइबोसोम होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में किस टाइप का होता है? 70S टाइप का। माइटोकॉन्ड्रिया में किस में कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही चल रहा है आप लोगों का, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। बताइएगा जरा, बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? अब आप लोग बता सकते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है। एक बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन देने पड़ेंगे। काइटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकॉन। बताइए जरा, काइटिन, स्टार्च, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकॉन, इनमें से किसकी बनी हुई होती है एक बैक्टीरिया की सेल वॉल? बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूरामिक एसिड और कुछ अमीनो एसिड होते हैं। बहुत बढ़िया। चलो तो अब ये बताओ आपको कैसा लगा साइटोलॉजी चैप्टर पढ़ के? क्या आप इससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं? क्या आप इससे क्वेश्चन कर पा रहे हैं? आपको कैसा लगा ये चैप्टर पढ़ के? समझ में आई है कि नहीं आई हैं चीजें? कर पा रहे हैं? अगर आप ऐसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं जो मैंने आपको 10-12 क्वेश्चन पूछे हैं, तो बच्चा यही एग्जाम में आते हैं, यही एग्जाम में आते हैं, कुछ नया नहीं आता एग्जाम में। बस शर्त यह है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ये आपका साइटोलॉजी वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है यहाँ पर। बाकी आपको कोई भी किताब मिलती है, सबसे आप प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर लगा लो कुछ, है ना, तो आपको मालूम चल जाएगा, है ना। थोड़ा टाइम लगा बेटा, चैप्टर लंबा था। ये चैप्टर हो गया, बीमारियों वाला चैप्टर हो गया, इनमें टाइम लगता है क्योंकि बड़ी चैप्टर है ये। चलो तो अब हम साइटोलॉजी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे हम हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट टिश्यू, उत्तकों के बारे में अध्ययन करना। और उत्तक किसके? देखो जब मैं आपको बॉटनी करवाऊंगी तब बच्चा देखो, हम में और प्लांट में दोनों में टिश्यू होते हैं। तो अगर जब मैं बॉटनी पढ़ाऊंगी तब वहां पर पढ़ाऊंगी प्लांट टिश्यू, वहां पे क्या पढ़ाऊंगी? प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक। और अभी हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, हम जंतु उत्तक पढ़ेंगे। ठीक है, हम जंतु उत्तक। हमारे बॉडी में कौन कौन से टिश्यू हैं, कितने टाइप के टिश्यू हैं? थोड़ा सा टफ चैप्टर लग सकता है, थोड़ा सा टफ चैप्टर लग सकता है, नाम थोड़े से अटपटे हैं इस चैप्टर में, है ना। अनुराग बेटा, जब चोट लगती है तो वहां पर सेल्स की डेथ हो जाती है, इसलिए ब्लैक स्पॉट पड़ जाता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, RBC मर जाती है, इसलिए ऐसा होता है अनुराग बेटा। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनका फोटोज के साथ पढ़ाऊंगी आपको, इस तरीके से दिखा दिखा के, तभी याद हो पाएगा ये चैप्टर, नहीं तो भैया ये चैप्टर याद नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के साथ में ऐसे फोटो के साथ पढ़ाऊंगी तभी आपको सही समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और ये चैप्टर शुरुआत करेंगे हम कल, आज नहीं, नई क्लास से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज आपका होमवर्क ये है कि आप साइटोलॉजी वाले चैप्टर के जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं जहां से भी, वो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे और फिर कल हम एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई टेंशन नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि उसके बाद पढ़ना ना पड़े। धीरे धीरे पढ़ो, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ो, हर एक चैप्टर की प्रीवियस ईयर लगाते हुए पढ़ो
उसके बाद कभी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है बेटा टू स्टडी अबाउट टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, हम लोगों में कौन से टिश्यू होते हैं, प्लांट में कौन से टिश्यू होते हैं, ये सब पढ़ना हिस्टोलॉजी है। ये सब पढ़ना उत्तक विज्ञान है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी पढ़ा। तो कल हम नया चैप्टर हिस्टोलॉजी स्टार्ट करेंगे। आज आप इस साइटोलॉजी के सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। जितने भी आते हैं सारे साइटोलॉजी के क्वेश्चन आज लगा लीजिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी कल। नहीं बेटा, नीट का फाउंडेशन बैच के तौर पे यही बायोलॉजी कंप्लीट कर लोगे, अलग से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कल मिलूंगी। आप तब तक के लिए